हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे न्यू ग्रैंड चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 7 और उसका नाम है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो देखो, जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा ये चैप्टर भी है थोड़ा सा, बट अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे ना, लिटरली बहुत इजी चैप्टर है, इतना टफ नहीं है। अगर आपको नाम सुन के ऐसा लग रहा हो कितना भारी भरकम नाम है, बहुत टफ चैप्टर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको नए नए कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे और जिसने ना थोड़ा माइक्रो अच्छे से पढ़ा हुआ है 11th में, उसको तो बड़े ही अच्छे से समझ आ जाएगा और जिसने नहीं पढ़ा है उसको मैं अच्छे से समझा देंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। बस एक काम करना है, आपको अपने साथ में कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठना है, जिससे आप साथ साथ नोट्स बनाते चलो, या फिर कॉपी पेन लेके नहीं बैठ रहे हो, आलस आ रहा है उठने में, तो एक काम करना, जो जो मैं पॉइंट्स बोलती जा रही हूँ साथ साथ तक कमेंट में लिखते जाना, क्योंकि जब भी आप कहीं कुछ लिखते हो ना, खुद से टाइप करके भी लिखोगे ना, तो उससे दिमाग में चीज़ें रहती हैं। तो जब आप खुद से जब भी पढ़ोगे या फिर चैप्टर को नेक्स्ट टाइम कहीं भी ट्यूशन, स्कूल, घर पे खुद से पढ़ो, तो आपको चीज़ें अच्छी से दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। तो ये काम ज़रूर करना है, तो कॉपी पेन में लिखो या फिर कमेंट में पॉइंट्स लिखते जाना जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। तो देखो, चैप्टर में पढ़ना क्या है, एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे और उन दोनों से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम भी समझ आ गया, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्या कंपोनेंट्स है, फिर एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे, फिर उस आगे हम जो भी हमको पढ़ना होगा वो पढ़ते रहेंगे। पर अभी फर्स्ट टॉपिक जो आज के वीडियो में हमने पढ़ना है वो है एग्रीगेट डिमांड। अब डिमांड सबको पता है क्या होती है, ठीक है, 11th में सब पढ़कर आए हैं भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर सबको पता है एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। हमने ये भी 11th में पढ़ा था, जैसे माइक्रो और मैक्रो दो ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो में हम डिमांड और सप्लाई पढ़ते हैं, पर वही मैक्रो में हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट का लिटरल मीनिंग अगर आप देखो तो कोई भी चीज़ को इकट्ठा करना, मतलब एक साथ में रख लेना, ठीक है, टुगेदर करके, ठीक है। तो इसी को हम मतलब आप कह लो एग्रीगेट डिमांड बोल लेते हैं, मतलब इकट्ठी डिमांड जो होती है सबकी मिलाकर के, सबकी किसकी, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पर अब देखो, बोर्ड पे जो आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है ना, उस पर ज़रा भी नज़र मत सेना, उसे पढ़ने की कोशिश ही मत करो। अगर पढ़ भी लिया ना गलती से तो दिमाग से निकाल दो। अभी जो मैं समझा रही हूँ वो समझ लो, उससे ना डेफिनेशन इतनी ईजी लगेगी, इतनी सुपर ईजी लगेगी और आप याद भी कर लोगे, मतलब याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कह लो अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, वो आपको समझ रहे हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन पे मूव करेंगे, राइट। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आता है एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड ही मैं सारे पॉइंट्स लिखूंगी। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है ना, वो किसी एक गुड या एक सर्विस की अकेले की डिमांड नहीं है। इकोनॉमी में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने भी, चाहे किसी भी तरीके के हो, ये मार्कर है आपके लो, आपके घर में जो जिस बेड पर आप बैठे हो, वो बेडशीट है, वो बेड है, वो फ़ोन है, पर्दे हैं, मार्बल्स हैं, आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत हेयर कलर है, मेकअप का सामान है, कपड़े हैं, सब कुछ, सारे गुड्स एंड सर्विसेज, उन सब की जो डिमांड है ना, उसको मिला करके बनती है एग्रीगेट डिमांड। तो यानी कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। एक पॉइंट तो हमको समझ आ गया, इनकी सिर्फ एक गुड या एक सर्विस की डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड नहीं कहेंगे, इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी डिमांड को हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड। एक चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि एग्रीगेट डिमांड इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो, ये मैंने सेकेंड चैप्टर में आपको पढ़ाया था, फ्लो कॉन्सेप्ट और स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है। किसी को भी पता हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। कोई भी कॉन्सेप्ट जब स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाता है, उसका मतलब क्या है कि उसे हम मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, एक पीरियड ऑफ टाइम नहीं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे। यानी अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपका फ्लो कॉन्सेप्ट है, मतलब वो एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है। जैसे नेशनल इनकम में हमने पढ़ा था, उसे हम कैसे मेजर करते हैं, पूरे अकाउंटिंग ईयर में, यानी कि वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। आज ऐसा तो नहीं ना एक ही दिन की मेजर कर रहे हैं, आज की नेशनल इनकम क्या है इस पॉइंट ऑफ टाइम की। जैसे अभी मेरे पास घड़ी में बज रहे हैं
2:43 हो रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी नेशनल इनकम, ऐसे तो नहीं बोलते ना, पूरे साल की कितनी रही है। जैसे पिछला साल गया है 2022 तक, अभी 2023 तक, मार्च तक, तो वो जो अकाउंटिंग ईयर गया है उसकी नेशनल इनकम कितनी रही ये मेजर करते हैं हम। तो ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इसीलिए नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है। इसी तरह एग्रीगेट डिमांड भी क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसे हम आज के टाइम पे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर नहीं करेंगे। इसे हम कैसे मेजर करेंगे, इसे हम एक अकाउंटिंग ईयर में, जैसे अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है, अभी जो स्टार्ट हुआ है यानी कि 1 अप्रैल 2023 से नेक्स्ट 31 मार्च 2024 तक, वो अकाउंटिंग ईयर होता है। ठीक है, समझ आया। फिर 2024 में 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक वो एक अकाउंटिंग ईयर होता है। तो एक अकाउंटिंग ईयर का हम एग्रीगेट डिमांड मेजर करते हैं। इसीलिए ये क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। दो चीज़ें समझ आ गई, एक तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को मिला करके बनती है। दूसरा कि एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। तीसरा, इसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू, ये ना दो चीज़ों के रेफरेंस में मेजर की जा सकती है। अब वो दो चीज़ें कौन सी हैं, सबसे पहला आपका आता है जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, और दूसरा आपका क्या आता है, इनकम लेवल ऑफ पीपल। ये दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों के टर्म्स में, इन दोनों चीज़ों के रेफरेंस में हम एग्रीगेट डिमांड को मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, देखो, जनरल प्राइस लेवल के, अगर जनरल प्राइस लेवल के रेफरेंस में अगर हम मेजर करें, तो अगर आपको याद हो, लॉ ऑफ डिमांड सबने पढ़ा है 11th में, माइक्रो में। लॉ ऑफ डिमांड सबको पता है कि प्राइस और डिमांड में ना, ओन प्राइस में, कमोडिटी के ओन प्राइस में और उसकी डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है। जैसे प्राइस बढ़ेगा तो हम कम खरीदेंगे, कम डिमांड करेंगे, जैसे प्राइस कम हो रहा है तो हम ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहीं अप्लाई होगा, यानी कि जैसे जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ गई, जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया, तो आप कम डिमांड करोगे ऑब्वियसली, यानी कि एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे जनरल प्राइस लेवल कम होगा ना, आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। बस यहाँ पे देखो नाम चेंज हो गया, क्योंकि वो माइक्रो था तो वहाँ डिमांड और प्राइस था सिंपल। यहाँ पे ये मैक्रो है, बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी के लेवल की बात कर रहे हैं, ये तो हमने पढ़ा है ना। तो उसका नाम चेंज हो गया, डिमांड की जगह एग्रीगेट डिमांड हो गया यहाँ, और प्राइस की जगह जनरल प्राइस लेवल हो गया। तो दो चीज़ों के रेफरेंस में पढ़ते हैं। पहला रेफरेंस तो समझ आ गया, अगर हम जनरल प्राइस लेवल के साथ पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड को, तो यानी कि जनरल प्राइस लेवल में और एग्रीगेट डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा उसी तरह एग्रीगेट डिमांड घटेगी एंड वाइस वर्सा। पर अगर हम इसको इनकम लेवल के रेफरेंस में पढ़ें तो क्या होता है, अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम कम खरीदना स्टार्ट करते हैं क्या, ऐसा तो नहीं है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, पूरे लोगों की, देश की जनता की इनकम बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली वो कुछ ज़्यादा ही डिमांड करेगी ना। आपके हाथ में 100 रुपये थे, मान लो आपकी कोई फलानी रिश्तेदार आ गई, आपको 1000 रुपये और दे रही, तो अब आप और ज़्यादा खर्च करोगे और डिमांड करोगे। यानी कि यहाँ पे क्या हमको देखने को मिलता है, पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये भी समझ आ गया। तो अगर हम एग्रीगेट डिमांड को जनरल प्राइस लेवल के रेफरेंस पे पढ़ेंगे तो नेगेटिव रिलेशन है। लॉ ऑफ डिमांड वाली चीज़ याद कर लेना, ठीक है, प्राइस एंड डिमांड। और अगर हम इनकम लेवल के रेफरेंस पे पढ़ेंगे तो पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और एंड वाइस वर्सा। अब वो यहाँ पे जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है और 12th में पढ़ना है बेसिकली, वो पढ़ना है आपको इनकम लेवल के रेफरेंस में। आपको ये चीज़ नहीं पढ़नी है, तो एक टॉपिक तो हमारे यहाँ से हट गया। यानी कि आपको एग्रीगेट डिमांड को जब हम पढ़ेंगे अभी आगे चैप्टर में मेजर करेंगे, तो आपको ना जनरल प्राइस लेवल के रेफरेंस पे नहीं पढ़ना। ये बस मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया कि इस रेफरेंस पे हम मेजर कर सकते हैं, पर हमको पढ़ना किस रेफरेंस में है, सिर्फ इनकम लेवल। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एग्रीगेट डिमांड को जब हम इनकम लेवल के रेफरेंस पे मेजर करते हैं तो पॉजिटिव रिलेशन स्टैब्लिश होता है, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इनकम लेवल घटेगा तो एग्रीगेट डिमांड घटेगी। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। 3 चीज़ें मैंने बताई अभी तक, राइट। चौथी चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जिसे हम
SAE करके डिनोट करेंगे। अब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के टर्म्स में हम इसे एक्सप्रेस क्यों करते हैं या फिर मेजर क्यों करते हैं? एक्सप्रेस नहीं, एक्चुअली यहाँ पे आप मेजर लिख लो, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, देखो क्योंकि हमें क्या पता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, जितने भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज है ना, जितनी उनकी डिमांड है उसको सबको टोटल कर दो तो वह एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि भाई इतने सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इतनी सारी जनता है, सब उनको खरीद रहे हैं, उनकी डिमांड कर रहे हैं, और सिर्फ एक ही क्वांटिटी नहीं। इस मार्कर को अगर मैंने खरीदा है तो मैंने तो खरीद लिया, हो सकता है कोई इंसान 10 मार्कर खरीद रहा हो, कोई इंसान 50, कोई इंसान 100। तो यानी कि आपको ये मेजर करना फिज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी बिक रही हैं किसी भी गुड एंड सर्विसेज की, फिर उनका टोटल करना, सम टोटल करना, फिर एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट करना, ये तो भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपका 7 जन्म निकल जाएंगे फिर भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए हमने क्या एक सोल्यूशन निकाला है, हम ये कर सकते हैं कि इस पर कितना खर्चा हो रहा है, इस पर एक मार्कर पर, या मार्कर मान लो जैसे पूरी इकोनॉमी में हमारे 5 करोड़ मार्कर्स हैं, उन 5 करोड़ मार्कर्स पर कितना खर्चा हो रहा है उसे हम अगर निकाल लें, उससे हमें पता चल जाएगा अच्छा इसकी इतनी डिमांड है, इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है। और इसी की तरह सारे गुड्स एंड सर्विसेज का खर्चा निकाल लें, टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी इकोनॉमी में कितनी एग्रीगेट डिमांड जनरेट हो रही है। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को किसी भी गुड एंड सर्विस की फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में मेजर करना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए हम इसे किस टर्म में मेजर करते हैं? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के टर्म्स में। यानी कि यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है जो आपको पूरे इकोनॉमिक्स में, पूरे अभी मैक्रो पढ़ोगे 12th में, वो याद ही रखना है। क्या एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है कि एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। हमेशा याद रखना है, कहीं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिख रहा हो उसका मतलब एग्रीगेट डिमांड ही है, और कहीं एग्रीगेट डिमांड लिख रहा हो तो इसका मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ही है। दोनों बराबर है, क्योंकि हम एग्रीगेट डिमांड को मेजर कैसे कर रहे हैं? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर निकाला, वही एग्रीगेट डिमांड है, तो दोनों बराबर हुए। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। एक पॉइंट और हो गया, लास्ट पॉइंट जो बचता है कि एग्रीगेट डिमांड इज़ ऑलवेज what people plan या फिर wish to spend on goods and services, ये नहीं, हाँ, on goods and services in the economy corresponding to डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखनी है, जो एग्रीगेट डिमांड होती है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि कितना खर्चा हुआ है, ठीक है, कितना खर्चा हुआ है। अगर इस मार्कर को, मान लो मैं इस मार्कर के ये 10 मार्कर्स ख़रीदना चाहती थी, ठीक है, मतलब 10 मार्कर्स ख़रीदना चाहती थी, एक मार्कर 10 रुपये का, यानी कि मैं 100 रुपये खर्च करना चाहती थी ना इस पर, समझ आया। एक मार्कर 10 रुपये का है और मैं 10 मार्कर ही खरीदना चाहती थी, यानी कि मैं 100 रुपये इस पर खर्च करना चाहती थी। पर खरीदे मैंने कितने? सिर्फ 7 मार्कर खरीदे, यानी कि एक मार्कर 10 का है तो मैंने 70 रुपये ही स्पेंड किए। तो जो एग्रीगेट डिमांड होगी ना, वो 70 नहीं होगी जो मैंने एक्चुअली स्पेंड की। जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो होगी जो मैं खर्च करना चाहती हूँ, दैट आई एम प्लानिंग टू स्पेंड। देखो यहाँ पे लिखा है एग्रीगेट डिमांड इज़ व्हाट पीपल प्लान या विश टू स्पेंड, जो हम खरीदना जितना खर्चा करना चाहते हैं वो कहलाता है एग्रीगेट डिमांड। वो नहीं है दैट वी आर एक्चुअली स्पेंडिंग ऑन एनी गुड और सर्विस, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? व्हाट वी आर प्लानिंग या विश टू स्पेंड। तो ये आपको समझ आ गया। अब इसके साथ ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना, इसके बाद मुझे डेफिनेशन समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स समझाए और अब आपको डेफिनेशन समझ आ रही होगी। देखो अब डेफिनेशन समझते हैं कि इट इज़ क्या है। ये तो सबसे पहले क्या है? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ तक समझ आ गया? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर है, हमने पढ़ा ना, सारा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। दैट द पीपल plan to incur, not they are actually incurring, but they are planning to incur on the purchase of goods and services produced in the economy during the period of an accounting year, during the period of an accounting year corresponding to their different levels of income, वही कहलाती है एग्रीगेट डिमांड। अब देखो इस जो भी मैंने डेफिनेशन लिखी है उसमें सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये क्या है? टोटल डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी,
यही हमने पढ़ा परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, यानी कि हम इसे पूरे एक अकाउंटिंग ईयर के पीरियड का मेजर करते हैं। तो यहाँ भी लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। फिर क्या है, इट कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू, हमें ये तो पढ़ना नहीं है, तो हमने क्या पढ़ा, इनकम लेवल के रेफरेंस में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। चौथा पॉइंट, इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के टर्म्स में मेजर करता है, यहाँ भी लिखा हुआ है सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। ओके, फिर लास्ट में मैंने क्या पढ़ा, क्या बताया कि व्हाट पीपल प्लान या विश टू स्पेंड, जो कि वो क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, प्लान टू इनकर, प्लान टू स्पेंड। तो इसी से आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आई होप। तो आपको डेफिनेशन सिंपली क्या याद रखनी है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर that people are planning to incur on the spend of on the purchase of goods and services produced in the economy। कब प्रोड्यूस किए गए हैं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एंड करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। ये हमने क्यों ऐड किया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनकम लेवल के रेफरेंस में ही पढ़ेंगे। हम जनरल प्राइस लेवल को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इतनी सी कहानी सिर्फ आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें, एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, क्या क्या चीज़ें होती है। बस छोटे छोटे पॉइंट्स याद रख लो कि ये क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर, ये याद रखो, टोटल एक्सपेंडिचर, फ्लो कॉन्सेप्ट। फिर हमने क्या पढ़ा, फ्लो कॉन्सेप्ट की बात की, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर है। दूसरी चीज़, हमें इनकम लेवल के रेफरेंस पे पढ़ना है। और हमने क्या पढ़ा, दैट पीपल आर प्लानिंग टू इनकर, दैट पीपल आर प्लानिंग टू इनकर। तो इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है। आई होप यहाँ तक कि क्लियर होंगी। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो, इसके बाद हमारे पास हमें क्या पढ़ना है, एग्रीगेट डिमांड तो हमने पढ़ लिया कि भाई एग्रीगेट डिमांड एक्चुअली होता क्या है, उसकी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। और अभी जो मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं ना आपको आपके सामने, एक एक पॉइंट आपको फटाफट से शॉर्ट में लिखना है। कैसे कैसे लिखना है, जो जो मैंने पॉइंट्स बताया अंडरलाइन किए थे, शॉर्ट में लिख दो, जिससे कि डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। डेफिनेशन भी लिख देना, सारे पहले पॉइंट्स फिर डेफिनेशन, ये सब लिखो। अब देखो, एग्रीगेट डिमांड पढ़ लिया, अब अपने को पढ़ना है एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। जैसे हम पढ़ते थे ना माइक्रो में अपन क्या पढ़ते थे, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व, इंडिफरेंस कर्व, शेड्यूल इंडिफरेंस कर्व, है ना, ये सब चीज़ें पढ़ते थे। इसी तरह अब हमको पढ़ना है एडी शेड्यूल। एडी शेड्यूल क्या होता है, एडी शेड्यूल हमको बताएगा बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड या फिर एडी, कि एडी जो है वो कैसे बिहेव करता है, कब इंक्रीज़ होता है, कब डिक्रीज़ है, कब ज़्यादा है, कब ज़ीरो है या कब क्या है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है, एडी यहाँ पर एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के ही बराबर है, ये हमेशा याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक टेबल बना रही हूँ, ठीक है। उस टेबल के हिसाब से हम समझेंगे। ये टेबल है हमारी 0, 20, 40, 60, 80, 100 और 120, ठीक है। ये तो देखो हमारा क्या है, इनकम लेवल है। अब ये जो इनकम लेवल है ना, याद रखना, ये इनकम लेवल एक इंसान की इनकम नहीं है, ये इनकम लेवल पूरी इकोनॉमी का इनकम लेवल होता है। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ना, सब चीज़ें पूरे इकोनॉमी के लेवल पर है। इनकम तो पूरी इकोनॉमी के इनकम लेवल, जो हमने प्राइस लेवल पढ़ा था वो एक गुड का प्राइस नहीं था, वो जनरल प्राइस लेवल था। मैंने लिखा था ना, इनकी सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जनरल प्राइस लेवल है। एग्रीगेट डिमांड मतलब सारे गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मतलब सारे गुड्स एंड सर्विसेज पर जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो सब यहाँ पे सब कुछ मिला करके है। तो इनकम एक बंदे की इनकम नहीं है, एक बंदी की इनकम नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी का एक इनकम लेवल है। ओके, तो इनकम आपकी इतनी है, इनकम लेवल आपका इतना है। फिर आपका आता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये कितना है आपका 30, 60, 30 नहीं, एक्चुअली कितना था, 30, 35, हाँ 30, 35, 40, 45, 50, 55 और ये 60। ये हो गया आपका क्या, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। ये क्या है, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इट इज़ सिंपली अ टेबल दैट शोज एग्रीगेट डिमांड, द एग्रीगेट डिमांड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, यानी कि जितनी भी एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, डिफरेंट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट डिमांड कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम।
अब यहाँ से हमको एक चीज़ समझ आ रही है कि ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है अभी क्या है, इनकम पे डिपेंड कर रहा है। इसको देख करके समझ आ पा रहा है। देखो आपका जो खर्चा होता है, इसको सिंपली समझो प्रैक्टिकली, आपका जो खर्चा है वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी इनकम पे तो डिपेंड करेगा। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा खर्च करने लग जाओगे, और इनकम कम है तो कम खर्च करोगे। ऐसा तो नहीं है कि इनकम मतलब 100 रुपये है और आप खर्च कर रहे हो 2-3 हज़ार रुपये, ऐसा तो नहीं है ना। हो भी सकता है, पर फिर भी खर्चा डिपेंड करता है कहीं ना कहीं इनकम पे। तो यानी कि यहाँ से हम समझ सकते हैं कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट डिमांड किस पे हमारी डिपेंड करती है, हमारी कंट्री इकोनॉमी के इनकम लेवल पर। ये चीज़ समझ आ गई। अब इसी का देखो मैं ग्राफ बना देती हूँ यहाँ पे साइड में, इधर ही बना देते हैं, ठीक है। ये है हमारा ग्राफ्स। अब वैसे मुझे ये ग्राफ इस टेबल का मतलब जो पॉइंट्स है ना उनको प्लॉट करके बनाना है, पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, बहुत ज़्यादा। तो उसे तो देखो आप खुद से बना लेना, ठीक है। पर अभी मैं समझा देती हूँ। यहाँ ये जो इनकम है वो हमारी किधर आएगी, इस जगह पर आएगी, ठीक है। इनकम आएगी हमारी यहाँ, राइट। और वाई एक्सिस पे हमारा क्या आएगा, ये है ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस पे हमारा क्या आएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट डिमांड। ये समझ आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान रखने वाली बात है, जो इनकम वाली लाइन होती है, इनकम का जो कर्व होता है, इनकम का जो ग्राफ होता है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। हमारी इनकम क्या है, यहाँ पे देखो बढ़ती जा रही है, यानी कि इनकम लाइन कैसी होती है, हमेशा आपको याद रखना है ऐसी लाइन होती है। और ये हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे बनेगी। मतलब ये जो आपका ये ग्राफ होता है ना, एक्सेस होती है, उनके बीच में से जाएगी हमेशा। तो इतना हिस्सा बराबर होना चाहिए। तो आप 45 डिग्री की लाइन ही बनाना हमेशा। ये होती है हमारी इनकम लाइन, इसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे, इनकम लाइन। इनकम लाइन के नाम से जानते हैं, हमारा इनकम वाला कर्व हो गया। अब बात आती है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड की। तो देखो इनकम तो 0 से स्टार्ट हो रही थी, 0 से स्टार्ट हो रही है, तो हमने 0 से खींच दिया लाइन। पर क्या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, नज़र आ रहा है, नहीं। यानी कि थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसे थोड़ा सा ऊपर से बना लेंगे, क्योंकि अब मेरे पास ये स्केल नहीं है तो मैं मेजर नहीं कर सकती हूँ। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना रही हूँ। तो इसका जो ग्राफ होगा ना, हमेशा कैसे बनेगा, यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे करके बनेगा। ये नहीं है कि ऐसे ऐसे खींच दो, नहीं, हमेशा ऐसे करके बनेगा। मतलब एक एक्स बन जाएगा, एक्स नज़र आ रहा है, ऐसे और ऐसे। तो इनकम लाइन तो 45 डिग्री लाइन है, जो एक्सिस को, दोनों एक्सिस के बीच से जाती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। पर हमारा जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड का जो लाइन होती है वो कैसी होती है, वो हमेशा क्या करेगी, पहले तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसका भी रीज़न मैं बताती हूँ। कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से। ये कौन सा पॉइंट है, 30 मान लेते हैं हम इसको, देखो 30, ठीक है। और ये तो है ये 0, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी। वाई जो हमारी इनकम लाइन है उसको कट करते हुए ऐसे करके जाएगी, ठीक है। ये होता है आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है। ये समझ आ गया। मतलब ये इन दोनों का रिलेशन अब मैं समझाती हूँ कि एक्चुअली है क्या। ये है इनकम लाइन, इनकम वाला कर्व, ये है एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का कर्व। अब यहाँ पर देखो हमको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं सिंपली, और बहुत सिंपल है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ याद नहीं रखनी है। पहला पॉइंट हमको क्या याद रखना है कि जब यहाँ पे मैं लिखती जाती हूँ, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, या यहाँ पर नहीं एक्चुअली, चलो यहीं इसे हटा देती हूँ, ठीक है। ये है आपका इनकम। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि व्हेन इनकम इज़ 0। देखो फर्स्ट पॉइंट जब आपका इनकम 0 है, इसमें भी देखो जब इनकम 0 है, यहाँ भी देखो जब इनकम 0 है, आपका जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड है वो क्या, वो 0 है, नहीं। यहाँ पे 30 है, और यहाँ भी मैंने थोड़ा ऊपर से बनाया है, सही देख के, तो 30 है। तो यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज़ 30। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ ऑलवेज सम minimum level of expenditure even when income is 0। यानी कि
जब हमारी इनकम ज़ीरो भी होती है ना, तभी भी हम कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं। और देखो इस पॉइंट को एकदम प्रैक्टिकली समझो। मान लो आपकी नौकरी लग गई है, ठीक है, और आप अच्छा खासा कमा रहे हो, बाई चांस एक दिन आपकी नौकरी ख़त्म, मतलब आपको फायर कर दिया गया किसी भी XYZ रीज़न से, आपकी नौकरी चली गई और 4 महीने तक आपको कोई नई नौकरी मिल रही है, नई नौकरी नहीं मिल रही है, और यानी कि आपकी क्या है, कोई इनकम नहीं है। जब नौकरी नहीं है तो कोई इनकम नहीं है, 4 महीने तक आपने कुछ नहीं कमाया, ज़ीरो इनकम है। इसकी तरह पर क्या हो, ऐसा हो सकता है उस टाइम पे आप कोई खर्चा नहीं कर रहे हो, आप खा नहीं रहे हो या पी नहीं रहे हो कुछ, मतलब आप घर का किराया नहीं दे रहे हो, बिजली का, पानी का, क्या ऐसा कुछ कर रहे हो, गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं डलवा रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना, मतलब कुछ भी ना कर रहे हो। यानी कि इससे समझ आता है कि जब भी हमारी इनकम ज़ीरो भी होती है ना, इनकम लेवल ज़ीरो भी होता है, तब भी हम कुछ मिनिमम खर्चा तो करते ही हैं। भले हम कम खर्चा कर दें, कम से कम कर दें, खाने में थोड़ी कटौती कर दें, बाहर का खाना कम कर दें, घूमना फिरना कम कर दें, पेट्रोल का खर्चा कम कर दें, लाइट पानी का खर्चा कम कर दें, पर करते तो हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं। यानी कि इवन व्हेन आवर इनकम लेवल इज ज़ीरो, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट वी हैव टू इनकम। यानी कि इसीलिए जो हमारा ये कर्व है ना, ये क्या है, थोड़ा ऊपर से बना हुआ है। यानी इस कर्व को देखो, जब यहाँ पर इनकम ज़ीरो है तब हमारा खर्चा कितना है, 30। तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का, ये हमको बताता है कि इस टाइम पर इस पीरियड ऑफ टाइम पर जो हमारा खर्चा होता है ना, वो हमारी इनकम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमारी इनकम तो ज़ीरो है, फिर भी खर्चा है। इस टाइम पर द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। ये आपको समझ आ गया। तो ये हमको क्या बताता है कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि जब इनकम ज़ीरो है, आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यहाँ पे 30 है। कोई भी आप अमाउंट ले लो, आप जो भी फिगर्स ले रहे हो, यानी कि कोई मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर ज़रूर है, राइट। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे जैसे देखो इनकम बढ़ रही है, ठीक है, इनकम बढ़ रही है, आपका ऑब्वियसली अब खर्चा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, खर्चा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इनकम देखो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, खर्चा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब आगे आगे चलते चलते ऐसा एक पॉइंट आएगा व्हेन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम। यानी कि एट पॉइंट, यहाँ पे हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट ई, ठीक है। एट पॉइंट ई जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, इट इज़ इक्वल टू द लेवल ऑफ इनकम। होता है ना, कभी कभी हमारे खर्चे इतने हो जाते हैं कि हम क्या करते हैं, हमारी जो इनकम है उसके बराबर आ जाए, जितना हमारे उतना उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ये वाला पॉइंट, जहाँ पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट इनकम के बराबर आ गया। फिर हम और आगे आगे चलते जा रहे हैं। अब आगे आगे चलते चलते जाके क्या हो जाता है, हमारी इनकम और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसा नहीं है ना, देखो मान लो आप पहले 10,000 कमा रहे हो, तो आप उसमें से खर्च कर रहे हो 2,000, फिर आपकी और इनकम बढ़ गई 20,000, तो आप उसमें से खर्च कर रहे हो 15,000, ठीक है। फिर आपकी इनकम और बढ़ गई 30,000, तो आप मान लो 30,000 की 30,000 पूरे उड़ा रहे हो। फिर और 80,000 हो गई, तो अब ऐसा नहीं है ना 80 के 80 पूरे उड़ा दोगे। फिर 1,20,000 हो गई, तो आप 1,20,000 पूरे उड़ा दोगे, नहीं ना। यानी कि आपका खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे नहीं है कि बराबर ही होता जाएगा हमेशा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी थोड़ा थोड़ा इनकम जो आपका एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है। बाद में जब बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं, हायर लेवल ऑफ इनकम पे चले जाते हैं, तब हमारा खर्च थोड़ा सा कम हो जाता है इनकम के कंपैरिजन में। इसी तरह यहाँ पे हमारी इनकम तो आगे आगे चलती जा रही है। इस पॉइंट के बाद जब दोनों बराबर हो गए थे, उस पॉइंट के बाद इनकम तो आगे आगे बढ़ती गई, पर हमारा खर्चा उससे थोड़ा सा पीछे रह गया। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो आफ्टर पॉइंट ई पॉइंट के बाद आपका क्या है, इनकम एक्सीड्स द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लैग्स बिहाइंड द इनकम, वो पीछे रह गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना था। शुरू में क्या होता है, हमारी जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो मिनिमम होता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा इनकम लेवल भी ज़ीरो है। इनकम लेवल ज़ीरो होने पर भी कुछ मिनिमम एक्सपेंडिचर होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ा, दोनों आके मिल गए एक जगह पर। फिर दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इनकम तो आगे ऊपर निकल गई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर थोड़ा पीछे निकल गया। यानी कि इनकम आगे चली गई, एक्सपेंडिचर पीछे रह गया। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लेग्स बिहाइंड द इनकम लेवल। तो ये आपको सारा कॉन्सेप्ट समझना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, देखो ये मैंने जो बताया था, इस यहाँ पे इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, उस पर डिपेंड ही नहीं करना। इनकम ज़ीरो है, फिर भी कुछ ना कुछ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है,
तो ये क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। भले ही चलो आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कमा नहीं रहे हो, तो आप कहीं से भी पैसे लाओ, उधार मांगो, भीख मांगो, कुछ भी करो, आप कुछ ना कुछ खर्चा करोगे। पर ये जो पोर्शन है ना, ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, देखो ये वाला, ये हिस्सा जो मैं जस्ट अभी मैं शेड कर रही हूँ, यानी कि नीचे वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं डिस सेविंग। डिस सेविंग, या फिर आप एक और नाम बोल सकते हो नेगेटिव सेविंग। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हम कुछ सेव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ सेव कर पा रहे हैं? कर ही नहीं पा रहे हैं भाई, क्योंकि हमारा खर्चा देखो कितना ज़्यादा है। खर्चा ऊपर है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ऊपर है और इनकम नीचे है यहाँ। तो जब आपके खर्चे ज़्यादा है, इनकम कम है, तो सेव कहाँ से करोगे? कहीं से नहीं करोगे। तो इस मतलब पूरे एरिया को जब हम हमारा खर्चा ज़्यादा है और आपका जो इनकम है वो कम है, उसे हम बोलते हैं डिस सेविंग या फिर नेगेटिव सेविंग। इसी तरह आगे आगे चल के हमारी ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई, तब भी हम ना कुछ सेव कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। पर आगे जब हम गए तो क्या हुआ? हमारी वही इनकम ज़्यादा हो गई। अब इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो उसके बीच का पोर्शन क्या होता है? सेविंग जी तो होता है ना। 1 लाख कमा रहे हो, 80,000 खर्च कर रहे हो, तो 20,000 बचा ही तो रहे हो ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? सेविंग। तो ये भी चीज़ याद रखनी है कि हम सेविंग कब करते हैं? इस वाले पॉइंट के बाद। उससे पहले हमारी क्या है? डिस सेविंग है। डिस सेविंग इससे पहले क्यों है? क्योंकि उससे पहले हमारी इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। इसके बाद सेविंग क्यों है? क्योंकि इसके बाद हमारी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो बीच का पोर्शन है सेविंग। तो ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है दैट आर रिलेटेड टू योर एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड समझ आ गया? देखो शुरू से रिवाइज करवा देती हूँ। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द एक्सपेंडिचर on all the goods and services produced in the economy during the period of an accounting year corresponding to the different levels of income। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। एग्रीगेट डिमांड के बिहेवियर है। स्केड्यूल की बात करें, एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल हमको क्या शो कर रहा है? इट इज़ अ टेबल। ये एक टेबल है दैट शोज द एग्रीगेट डिमांड करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, राइट। इसी तरह आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है? एग्रीगेट डिमांड कर्व कौन सा है? ये एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है? इट इज़ कर्व या फिर इट इज़ अ कर्व दैट शोज एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। इतने इतने लेवल पर इतनी इतनी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, इतने इतने लेवल पर इतनी इतनी आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। ये हमारा शो करता है एग्रीगेट डिमांड कर्व। और एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको नज़र ही आ रहा है। ये क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। और ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव रिलेशन बता रहा है, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट डिमांड। इतनी सी कहानी है जो आपको याद रखनी है दैट आर रिलेटेड टू द एग्रीगेट डिमांड। और इसके साथ आपका ये वीडियो ख़त्म होता है और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं, ठीक है। फिर एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करके हम आगे आगे पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। देखो कोई भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करो। आपके डेफिनेटली कोई ना कोई ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे इतने ग्रुप्स होते हैं कि उसमें ट्यूशन के फ्रेंड्स अलग हैं, स्कूल के फ्रेंड्स अलग हैं, हमारी कॉलोनी के फ्रेंड्स अलग हैं और हमारे ऑनलाइन फ्रेंड्स अलग हैं, राइट। और सोशल मीडिया पर भी आपके ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम हो गया। तो प्लीज़ 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 डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड सेल्फ, जिससे और भी सारे लोग हमारे साथ जुड़ सकें और ये मुफ्त की वीडियोज़ का लुफ्त उठा सके। सो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। तो जल्दी से अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप भी जल्दी से लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी बोल देना लाइक कर दें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।